हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर सरोज अग्रवाल, एमडी गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। डॉक्टर सरोज अग्रवाल को काफी समय का अनुभव है और वे अग्रवाल नर्सिंग होम लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर सरोज अग्रवाल IMA लुधियाना के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने हमें प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली मुश्किलें व उनके निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर सरोज अग्रवाल जी के साथ। दरअसल हेल्थ प्लस प्रोग्राम का स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सरोज अग्रवाल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं लुधियाना में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे पेशेश में। हाँ जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे यू आर फेमस फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और आपका लंबा तजर्बा है, क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो कि आज एक नॉर्मल सी गेम बन चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है इसी प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं और सिंगल डिलीवरीज हैं, बहुत ही प्रीशियस हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो अगर हाई रिस्क ना भी हो आज के ज़माने में, क्योंकि 1 या 2 बच्चे ही होते हैं लोगों के, तो सारी की सारी प्रेगनेंसीज ही प्रेशियस हैं। तो जब आप हाई रिस्क की बात करते हैं, जैसे अगर कोई प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है, या कोई ट्विन या ट्रिपलेट्स वाली प्रेगनेंसी है, या प्रेगनेंसी ड्यू टू IVF जो आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए होती हैं, वो सारी प्रेगनेंसीज ही हाई रिस्क हो जाती हैं और उनमें ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। एंड सो एज यू आर फेमस फॉर ऑल प्रोसीजर्स, कोई भी लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो वो आपको उसके साथ अटैच कर लेते हैं और आपका लंबा तजर्बा है, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जिसका कोई कि बहुत ज़्यादा आज, पहले तो लोग इस चीज़ को छुपा लेते थे, लेकिन आजकल इनफर्टिलिटी है जो बहुत कॉमन हो चुकी है और उसके लिए आपने बहुत सारे हज़ारों लोगों को जीवनदान दिया है, उनको संतान सुख की प्राप्ति कराई है, कई लोगों को तो काउंसलिंग के साथ और कई को सिंपल प्रोसीजर्स के साथ और सिंपल मेथड्स के साथ। देखिए, ऐसा है कि मैं IVF स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मेरा अपना IVF सेंटर नहीं है, लेकिन जब हम कोई इनफर्टिलिटी का केस लेते हैं तो उसमें हम बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। सब लोगों ने IVF तक नहीं पहुँचना होता, तो उनके जब हम छोटे छोटे प्रोसीजर करते जाते हैं, उनको अच्छे से डायग्नोसिस उनका बनाते हैं, बीच में जो डायग्नोस्टिक लूप होल्स होते हैं, पेशेंट होता क्या है कि अगर पेशेंट एक जगह दिखाता है, बाई चांस अभी उसका नहीं कंसीव हुआ, तो पेशेंट बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाता है, तो वो दूसरी जगह दिखाता रहता है। फिर वो कई बार बहुत जगह पे घूम के भी पेशेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं करा रखी होती, और जब हम थॉरली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें जो कमियां इन्वेस्टिगेशंस में रही होती हैं वो हम पूरी करते हैं, तो बड़े लोग बहुत सिंपल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के बाद बहुत सिंपल ट्रीटमेंट के साथ भी कंसीव करते हैं। तो बहुत सारी इनफर्टिलिटी 70 to 80% ऐसे मतलब सिंपलर चीज़ों के साथ ट्रीट हो जाती है। और जो IVF में भेजने वाले होते हैं वो हम लोग IVF सेंटर्स में भेज देते हैं, बाकी लोग इनफर्टिलिटी के हम सारे खुद ट्रीट करते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है? जैसे आप कई बार लोग एक दो IVF करा कर भी आते हैं आपके पास और आप उनको सिंपलिसिटी के साथ उनकी काउंसलिंग करके उनको आपने कंसीव कराया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि ये इनफर्टिलिटी है जो वो माइंड सेटअप के साथ, आपके ब्रेन के साथ, जैसे आपकी काउंसलिंग है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को काउंसल करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है काउंसलिंग का। देखिए, इनफर्टिलिटी वाले केसेस में तो हमेशा ही स्ट्रेस एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। जैसे आजकल देखते हैं कि PCOD जैसी समस्याएं हैं, और पंजाब में तो इस टाइम ओबेसिटी भी काफ़ी है ना, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। तो यंग गर्ल्स में भी ओबेसिटी काफ़ी कॉमन है और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कॉमन है, तो उनके साथ इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड होती है। और अगर हम उसको मतलब काउंसलिंग करते हैं और उनको चेंज्ड मोडिफाइड लाइफस्टाइल रिकमेंड करते हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस हैं एंड सम लॉस ऑफ वेट एंड अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स, दैट हेल्प्स देम टू कंसीव, और वो कंसीव कर जाते हैं बहुत सारे पेशेंट्स। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसका कि बहुत बड़ा आज एक हर्डल बना हुआ है प्रेगनेंसीज में, और कई बार ये अनएक्सप्लेन्ड रहता है, नहीं मतलब टेस्टिस में भी नहीं आता, और आप जैसे डॉक्टर जिनका लंबा एक्सपीरियंस होता है वो तो देख लेते हैं कि इसमें जो हर्डलिंग है वो इसी ट्यूबरक्लोसिस की है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए?
हाँ जी, जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसका डायग्नोसिस सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पेशेंट जब आपके पास लेट स्टेजेस में आता है तो उसमें कई बार ट्यूबरक्लोसिस से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लेडीज़ के उनको काफ़ी डैमेज पहुंच चुका होता है। अगर पेशेंट शुरू में आ जाए और जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस टाइमली डिटेक्ट हो जाए और टाइमली ट्रीट कर दिया जाए तो ऐसे पेशेंट्स बहुत अच्छे से कंसीव करते हैं, बहुत बढ़िया कंसीव करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बहुत लेट आता है तो कई बार तब तक कोई ट्यूब्स बंद हो चुकी होती हैं, ओवेरियन डैमेज हो चुका होता है, यूट्रस के अंदर चीज़ें चिपक चुकी होती हैं और पीरियड्स ही बहुत कम आ रहे होते हैं, तो उनमें पेशेंट्स में कभी कभी डिफ़िकल्टी भी आ जाती है। सो अर्लियर डायग्नोसिस ऑलवेज हेल्प्स। तो जो अगर जितना पेशेंट जल्दी प्रेजेंट करेगा इनफर्टिलिटी के साथ और अगर टेस्टों में ट्यूबरक्लोसिस निकलता है जो कि इंडिया में काफ़ी रैम्पेंट है और बहुत ज़्यादा है और हम उसको टाइमली ट्रीट करते हैं तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसके साथ साथ प्रेगनेंसीज की बात करें, आप जब पहले तो आपका कंसीव करना कि बच्चे के लिए उसको अगर इनफर्टिलिटी वाला है या कोई और केस है जिसमें अभी वो कंसीव नहीं कर रहे, पहले तो कंसीव, और उसके बाद जब से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी तक आप लोग उनको हमेशा मतलब एक आइडियोलॉजी के साथ उनके साथ अटैच रहते हैं। उनको फीटल मेडिसिन की हम बात करें, क्योंकि आजकल बहुत कम हो गए हैं केस वो के जैसे पहले बच्चों को जो नुकसान बहुत ज़्यादा होता था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी, वो आजकल क्योंकि आप लोग बहुत ही इस चीज़ में डीपली जा रहे हैं डॉक्टर्स, और प्रेगनेंसी को एक बहुत ही प्रीशियस प्रेगनेंसी की तरह डील करते हैं, उसको लास्ट मंथ तक आप लोग उसके साथ अटैच रहते हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी को चेकअप ज़रूरी होता है, जिसको हम कहते हैं कि मिनिमल केयर है, तो उसको हम ये कहेंगे कि 3-4 बार जो है टोटल प्रेगनेंसी में आना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम बेसिक कहें कि बेसिक केयर भी करनी है, प्रैक्टिकली कोविड वाले टाइम में हम ज़रूर कम टाइम विजिट्स से काम चला रहे थे, पर अदरवाइज बेसिकली मिनिमम 10 विजिट्स इन द प्रेगनेंसी आर मस्ट। तो हम लोग आजकल हर 15 दिन बाद पेशेंट को बुलाते हैं कि भाई आके अपना एंटीनेटल चेकअप करा के जाओ। उसका मतलब सिर्फ आयरन कैल्शियम लेने के लिए आना नहीं होता, जैसा कि बहुत लोग समझते हैं। तो वो बहुत ही गलत धारणा है कि आप सिर्फ ताकत की दवाई लेने हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशंस बतानी होती हैं पेशेंट को, और चेकअप में हमने बच्चे का जो साइज़ है वो देखना होता है, हार्ट बीट देखनी होती है। तो पेशेंट को फ्रीक्वेंट चेकअप्स के लिए आना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। और जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ प्रेशियस, तो इट इज़ डेफिनेटली प्रेशियस, और पेशेंट के लिए चेकअप्स बहुत ज़रूरी है। जैसे टाइम टू टाइम्स अल्ट्रासाउंड चाहिए होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स की वैल्यूज तभी हैं अगर वो टाइमली कराए जाएँ। एबनॉर्मल टाइम्स पे अल्ट्रासाउंड्स की वैल्यूज़ कम हैं, सो इसलिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस टाइम टू टाइम स्कैनिंग्स करानी होती हैं, टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट्स कराने होते हैं, और अगर उसमें प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन दिखे तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना होता है। डॉक्टर अग्रवाल नर्सिंग होम जो कि पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप यहाँ अवेल कराते हैं पेशेंट्स के लिए? अगर आप ऑब्स्टेट्रिक्स लें तो नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, पेनलेस डिलीवरी, ये सारा कुछ है। वही अप टू 12 वीक्स MTP एबॉर्शन वो भी हम करते हैं, ठीक है जी। तो बाकी सारी गायनिकोलॉजिकल सर्जरी सारी, उसमें सारे यूट्रस रिमूवल के, फाइब्रॉइड रिमूवल, यूट्रस रिमूवल, ऊपर से अंदर से लैप्रोस्कोपिक, जो आपका नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेक्टमी, बाकी कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं जी यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस की जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रहा है और बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है प्रेगनेंसीज में, उसके बारे में क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस में एक निकम्मी सी डिजीज़ है मैं कहूँगी, और लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। पेशेंट को तरह तरह की सर्जरीज करानी पड़ जाती हैं, कंसेप्शन के लिए डिफरेंट करवानी पड़ जाती हैं, कोई सिस्ट्स वगैरह बन जाती हैं तो उनकी करवानी पड़ जाती हैं, और लेटर ऑन पूरा हिस्टेक्टमी करके यूट्रस रिमूव करके जिस टाइम पे 40+ पेशेंट हो जाता है, एक तरह की पेशेंट की जान तभी छूटती है। एंडोमेट्रियोसिस की इस किस्म की बीमारी है। सिस्ट्स की हम बात कर रहे हैं, सिंपल सिस्ट्स की बात कर लें, और कई बार सिस्ट जो है सिंपल से थोड़े कम्प्लेक्स हो जाते हैं, और लोग के लिए मतलब ओवरी नहीं, उसके साथ कहते हैं कि हम लोग यूट्रस को भी निकाल दें। क्या कहना चाहेंगे कि यूट्रस को मतलब जो बढ़िया डॉक्टर्स हैं जिनका लंबा एक्सपीरियंस है वो यूट्रस को बचा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि नहीं यूट्रस नहीं, क्योंकि यूट्रस का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी देखिए, अप टू 40 तो हम यूट्रस बिल्कुल ही बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस ऐसी डिजीज़ है जो कि हमें एग्रेसिव लगती है और लगता है कि इन्वॉल्व कर ही लेगी जल्दी से यूट्रस को, तब यूट्रस निकाला जाता है। अदरवाइज यूट्रस को जितनी देर बचाया जा सके इट्स ऑलवेज गुड। तो
डॉक्टर साहब, आज की यंग गर्ल, जैसे आपने पहले बताया कि पीसीओडी जो है बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रहा है, इंडोर गेम्स हैं, इंडोर और जंक फूड्स हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और आपका लंबा तजर्बा, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग उन चीज़ों को भी अवॉइड नहीं कर सकते, ना जंक फूड्स को अवॉइड कर सकते हैं, ना हम इंडोर को, क्योंकि थोड़ा सा समय ऐसे हैं कि आउटडोर भी मुश्किल है, क्या कहना चाहेंगे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट? आप भी एक लेडीज हैं और आपका पीरियड और आपका पीरियड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब लोग 12 साल में जो है जवान होते थे, कहते थे साल सोरमा चढ़िया, और मेरी जो एज है वो 20-21 थी, और आज हम देख सकते हैं कि साल तो जो है वो 10वां 11वां चढ़ जाता है और 29-30 साल की एज में जाकर मैरिज होती है। क्या हमारे यंग गर्ल्स को क्या कहना चाहिए? नहीं, यंग गर्ल्स को सबसे पहला लेसन तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, उसमें जिसमें एक्सरसाइज करें और डाइट जो है वो हेल्दी लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, और वेट की तरफ खास ख्याल रखें, क्योंकि पीसीओडी बहुत बढ़ रहा है समाज में, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, फिर ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, फिर उनमें उनको यंगर एज ग्रुप में एक्नी, हर्सुटिज्म, चेहरे पे बाल वगैरह ज़्यादा होना, वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और फिर वो इनफर्टिलिटी के साथ लैंड अप करते हैं, और फिर लेटर ऑन लाइफ डायबिटीज़ और चीज़ों के साथ लैंड अप करते हैं सेम पेशेंट्स। तो अगर शुरू से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बिकॉज जो है डाइट का ध्यान रखना और एक्सरसाइज का ध्यान रखना, ये तो सिर्फ पेशेंट के अपने ऊपर निर्भर करता है। तो वेट भी हम ड्यू ना बढ़ने दें, चाहे वो योगा करें चाहे कुछ भी करें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए, आजकल के यंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पहले से ही मास्टर रहे हुए हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट जो सोसाइटी गायनेकोलॉजी उसके भी आप प्रेसिडेंट थे, और अभी आप आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, जो कि बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमने बहुत जगह पर देखे हुए हैं आईएमए के प्रेसिडेंट, और दिस इज और हमारा भी ये बड़ी बड़ी खुशी है कि लुधियाना जैसे शहर में एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो पुराने डॉक्टर सरोज अग्रवाल जी वो एज ए प्रेसिडेंट बने, आईएमए के सेवाएं दे रहे हैं, और कोरोना में आपने बहुत बड़ी सेवाएं की हैं, क्या कहना चाहिए उसको? नहीं, देखिए, कोरोना में तो हम डॉक्टर्स की एक पहली बात तो मॉरली ड्यूटी बनती थी टू हेल्प पीपल। तो हम लोगों ने एक आईएमए कोविड हॉस्पिटल भी चलाया था 2020 में, जिसमें आईएमए ने अपनी सेवाएं दी थी बढ़ चढ़ कर। तो डीसी साहब के साथ और बाकी सब लोगों के साथ मिलकर, पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए हम लोगों ने, और मिलों में जाके भी वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए। गवर्नमेंट को भी जहाँ जहाँ लोगों की कमी महसूस होती थी, हम लोगों ने प्राइवेट नर्सिंग होम्स वाले ग्रुप में से अपने वर्कर्स भी भेजे, एम्बुलेंसेज भेजी टू हेल्प द गवर्नमेंट वेर एवर इट वॉज पॉसिबल। तो हमने कोविड वाले समय में काफ़ी काम किया, और वो करना बनता ही था हमारा। ऐसा लोगों को अभी भी खुशबू आपसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर की आ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक अपने आप को उतना प्राइवेट डॉक्टर सरोज अग्रवाल नहीं है, अभी भी वो उसी तरह से दयालु है, उसी तरह से लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उसी तरह से पेशेंट आते हैं उनको लगता है कि नहीं यार ये तो सरकारी डॉक्टरों की तरह है। और वैसे ही आप भी बहुत ही आपने लाइट रखा हुआ है हर काम को, आपने अपनी अपनी सर्जरीज को, अपने प्रोसीजर को बढ़िया किया हुआ है, लेकिन अगर एज फार एज कमर्शियल पॉइंट्स आर कंसर्न आपने बहुत ही रिलैक्सेबल, और जैसे भी कोई कर जाए, मतलब कोई गरीब आता है तो कोई लोड बंद आता है तो उसको आप वैसे ही मतलब स्वाई में मतलब जैसे वो कहता है वैसे करें। नहीं, वो देखिए, प्रोफेशनल एंगल हर एक बंदे का अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। तो मैंने प्रोफेशनल टच रखा है अपने काम में, उसको पूरा कभी भी बिजनेस के तरह से नहीं लिया। तो वो मेरी एक अपनी, आप समझो कि इंटरनल मेरे को जैसे ठीक लगता है। तो मेरे को लगता है कि मरीजों का सबसे पहले उनका काम होना चाहिए। मैं 20 साल से चैरिटेबल संस्था के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोगों के लिए प्रोफेशन पहले है और बाकी चीज़ें बाद में। तो इसलिए हम उसको सिर्फ पैसों के एंगल से नहीं तोड़ते। डॉक्टर साहब ने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।